AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो SAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं पूर्ण प्रकाश। हम लोग बात करने वाले हैं, आज नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का। ये आज यूनिट 1 का पहला ही लेक्चर होने वाला है साथियों। और ये सब्जेक्ट कौन पढ़ेगा, किस स्टूडेंट को पढ़ना है, वो मैं बताने वाला हूँ। देखिएगा, बता रहा हूँ। ये जो सब्जेक्ट है आपका, जो 7 सेमेस्टर है ना, 7 सेमेस्टर का ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है। इसमें आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी आया होगा, या अदर टाइप्स के रिन्यूएबल वाटर एंड कंजर्वेशन आया होगा, या फिर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा होगा, या अदर सब्जेक्ट आपकी एक AKTU की लिस्ट आती है ओपन इलेक्टिव सेकेंड करके, उसमें से आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सब्जेक्ट आपको इंपॉर्टेंट है। यदि आपके कॉलेज ने, यदि आपने इस सब्जेक्ट को फिल किया है, तो आप इस चैनल पर बने रह करके इस वीडियो को देखते हुए अपने एग्जाम को कंप्लीट कर सकते हो। हाँ, आपको कुछ लिए लेक्चर यहाँ मिल जाएंगे। आप चाहते हो कि आपके सभी कोर्सेज, सभी पूरा लेक्चर आपको डिटेल में मिले, तो आप हमारे ऐप पर आ सकते हो। वहां पे इसके PDF, वीडियो लेक्चर्स और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको वहां पे मिल जाएंगे, ताकि आप इसको छोटे से कम टाइम में, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना आप अदर यूट्यूब चैनल पर बैठ के आप इसको आसानी से पढ़ पाएं, इसकी फैसिलिटी आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो चलिए, आज हमारे यूनिट 1 का पहला लेक्चर है साथियों। उसके पहले मैं आगे बढ़ूं तो इसको मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस बता दूं, आप यूनिट 1 में पढ़ने क्या वाले हो। तो आप देखोगे तो हमारा जो यूनिट 1 है, पहले हम बात करेंगे डिफिनेशन एंड स्कोप ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, कॉज ऑफ सॉइल इरोजन, मैकेनिज्म ऑफ इरोजन, यूनिवर्सल सॉइल इक्वेशन, सॉइल इरोजन ड्यू टू द विंड्स एंड इट्स कंट्रोल, वेजिटेशन मैनेजमेंट दैट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग एंड स्टेबल मल्चिंग एंड अदर प्रैक्टिसेस क्या क्या है। तो एक चीज मैं बता दूं, यदि आप सोच रहे हो कि ये सब्जेक्ट उन स्टूडेंट के लिए है जिनका सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हो या एग्रीकल्चर वाले हो, उनके लिए बेटर सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप नॉर्मल सब ब्रांचेस के हों तब भी ये सब्जेक्ट आसानी से पढ़ सकते हो। बट मैं चाहूंगा, यदि आपका जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है, यदि आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हो, ठीक है, किससे, एग्रीकल्चर से, या आप कभी मम्मी पापा के साथ या घर वालों फैमिली के साथ कभी खेतों में गए होंगे, तब इस सब्जेक्ट को आप आसानी से समझ पाएंगे, चीजों को विजुलाइज कर पाओगे। जैसे एक सिविल इंजीनियर होता है, जब उसको बिल्डिंग के बारे में बताया जाता है तो चीजों को समझ जाता है, जब किताबों में पढ़ता है तो वो देखा होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, जब उसको मशीन के पुर्जों के बारे में बताया जाता है तो पहले मशीन देखा होगा तो सारी चीजों को समझ जाता है। सेम चीज अगर आप डाटा साइंस होंगे या आप कंप्यूटर साइंस होंगे, ये तो कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है ना, पहले आपने कंप्यूटर चला लिया, फिर कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, तब आप उसको आसानी से समझ पाते हो। सेम चीज ये क्या है, यदि आप कहीं ना कहीं से एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हो तो इस सब्जेक्ट को आप बहुत ही आसानी से समझ पाओगे। इवन मैं कहूंगा, यदि आप गांव से भी जुड़े हो, यदि आप, मैं कहता हूं, यदि आप एग्रीकल्चर से ना होकर यदि आप गांव से भी जुड़े हो, तभी चीजों को, बहुत सारी चीजों को इसको आप देख पाओगे, खासकर कुछ यूनिट्स को, क्योंकि अधिकतर चीजें यहाँ पे खेती बाड़ी की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्रॉप हो गया, सॉयल हो गया। एक्चुअली क्या है ना, जो इरोजन है ना, इरोजन वर्ड ही है, ठीक है। कंजर्वेशन क्या है, सॉयल कंजर्वेशन आपका चैप्टर ही है। हम क्या करते हैं, सॉयल को कंजर्व करने के काम करते हैं। क्या करते हैं, सॉयल को कंजर्व करना, मतलब सॉयल को इकट्ठा रखना, जो सॉयल जहां पर है वहीं पर रहे, ठीक है, उसको कहीं और ना जाने दे, वो उसी एरिया में रहे, ताकि हमारी उपजाऊपन बनी रहे जमीन की। वही हमारा क्या होगा, सॉयल कंजर्वेशन होगा। और यहाँ पे एक चीज और है, जो सिविल के स्टूडेंट होंगे वो क्या करते हैं, जब आप सिविल इंजीनियरिंग में जियोटेक पढ़ते हो तो क्या करते हो, वहां पे वो आप जो अपर लेयर 15 से 20 सेंटीमीटर जो आपकी होती है ना, 15 से 20 सेंटीमीटर, उसको छोड़कर नीचे का आप क्वेश्चन निकालते हो, उसकी परसेंटेज निकालते हो। बट इसमें क्या देखने वाले हैं, जो अपर लेयर होती है, जो आपकी अपर लेयर होती है, जहां पे आप कोई पौधे या सब्जी उगाते हो तो उसकी जड़ें जहां तक पहुंच पाती हैं, उतना हम यहाँ पे लेंगे, उतनी डेप्थ पे इसकी बात करेंगे। अब उसी में मैं यहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन, हम इस वाले परत को लेंगे जो टॉप मोस्ट लेयर है, जहां पे आपकी फर्टिलिटी होती है, जिस सॉइल में, जहां पे आप चीजों को उगा सकते हो, चाहे आप पालक उगाते हो, चाहे मूली उगाते हो, चाहे आलू उगाते हो, चाहे पेड़ उगाते हो, चाहे आप पेड़ लगाते हो वहां पे, या फल निकालते हो, सारी चीज जहां पे झाड़ फ्रूट्स जितनी जड़ी जाती है, उस वाली सॉइल की बात यहाँ पे हम करेंगे। तो चलिए, हम आज क्या टॉपिक बात करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम बात करेंगे डिफिनेशन एंड स्कोप ऑफ सॉइल कंजर्वेशन क्या है,
कॉज ऑफ सॉइल इरोजन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ सॉइल इरोजन क्या है, यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन, और इस पे एक न्यूमेरिकल जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, तो उसको एक क्वेश्चन पे यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा और उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। तो आइए चलिए साथियों पहले हम देखते हैं कि सॉइल इरोजन होता क्या है। पहले मैं डिफिनेशन की बात कर लेंगे, उसके बाद हम अपने हिसाब से लैंग्वेज में समझाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सॉइल कंजर्वेशन पहले हम समझेंगे। तो सॉइल कंजर्वेशन इज द प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर। ठीक है, हमने इसको समझा दिया था। इसमें हम किस लेयर की बात करेंगे, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, उसकी हम कंजर्वेशन की बात करेंगे, उसको प्रिवेंट करके रखेंगे ऑफ द सॉइल फ्रॉम द इरोजन। इरोजन मतलब होता है क्षय होना, ठीक है, किसी चीज का क्षय होना, अभी बताऊंगा इसको। और प्रिवेंशन ऑफ रिड्यूस्ड फर्टिलिटी कॉज्ड बाय द ओवर यूसेज, एसिडिफिकेशन, सैलिनाइजेशन एंड अदर केमिकल सॉइल कंटामिनेशन। तो पहला चीज तो हमने ये बोला कि जो टॉप मोस्ट लेयर है उसके इरोजन को रोकना। ठीक है, मतलब क्या है कि हमारा टॉप मोस्ट लेयर था यहाँ पे, ठीक है, हमारा टॉप मोस्ट लेयर था, वो उपजाऊ जमीन है, वो उपजाऊपन जमीन की बनी रहे। ठीक है, तब हम बोलेंगे हम सॉइल को कंजर्व कर रहे हैं। एक तो हो गया कि दूसरी क्या हो सकता है, किस प्रकार से हमारा ये मिट्टी जा सकती है, ये हो सकता है कि मिट्टी बहा करके यहां जा सके, तब उपजाऊपन खत्म हो सकता है। या फिर हो सकता है कि जो आपकी फर्टिलिटी है, जो उसका उपजाऊपन है, वो रिड्यूस हो जाएगा, तो उसको भी रोकना हमारा क्या कहलाता है, सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है। तो अभी देखिए, जो फर्टिलिटी होती है वो कैसे कम होगी, वो एकदम हम उस जमीन की ज्यादा यूज कर लिए, ठीक है, उसमें जिस चीज की मात्रा चाहिए थी, हम ऐसा कुछ वहां पे फसल उगा लिए जिससे उस केमिकल की या उस मिनरल्स की वहां पे मात्रा खत्म हो गई, तो हमारी क्या हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी। तो हम उस टाइप के उसको ओवर यूज भी ना करें ताकि उसकी मात्रा बनी रहे। एसिडिफिकेशन, यहाँ पे एसिडिटी हो गई, या सैलिनाइजेशन, ये सब आगे पढ़ेंगे। या फिर कोई केमिकल का कंटामिनेशन हो गया जिससे हमारी उपजाऊ कम हो गई, तो उसको दूर करना या उससे बचा कर रखना सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर को हमारा क्या कहलाएगा, सॉइल कंजर्वेशन कहलाएगा। मतलब कि सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखना, ठीक है, हमारा क्या होगा, सॉइल कंजर्वेशन होगा। मेन चीज यहां बात होती है किसकी, फर्टिलिटी की। ठीक है, किसकी बात होती है, हमारी फर्टिलिटी, और उसका जो टॉप मोस्ट लेयर है उसका कहीं से मिट्टी का विस्थापन ना हो। ठीक है, ये बात हमारी होती है। चलिए, अब जो सॉइल कंजर्वेशन होता है ना, सॉइल कंजर्वेशन किसको करते हैं, जो हम सॉइल इरोजन होता है, जो मिट्टी का क्षय होता है, उसी को हम रोक के रख रहे हैं ना सॉइल कंजर्वेशन में। तो सॉइल कंजर्वेशन कैसे डिफरेंट है सॉइल इरोजन से, या सॉइल इरोजन क्या आता है, उसको भी हम यहाँ पे समझते हैं। तो मैंने आपको अधिक चीज तो बता दिया। तो देखिए यहाँ पहले हो गया, द अपर मोस्ट वेदर डिसइंटीग्रेटेड लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज रिफर्ड एज द सॉइल। मैंने बताया जो सबकी टॉप मोस्ट लेयर होती है वो हमारी कहलाती है सॉइल। ठीक है, सॉइल की बात हो गई। अब द सॉइल लेयर इज कंप्यूट टू मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर इज कैपेबल सस्टेनिंग प्लांट लाइफ। ठीक है, जो ऊपर की लेयर होती है उसमें मिनरल्स होते हैं, उसमें आपके ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ताकि उसमें प्लांट लाइफ, जो उसमें वनस्पतियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो उग पाए। द सॉइल डेप्थ is less on some places and more on the other places and may vary from the practicality nil to several meters। अब यहाँ पे मैंने लगभग एग्जाम्पल है 15 से 20 सेंटीमीटर एवरेज है, कहीं पे जीरो भी हो सकता है, मतलब वहां पे अगर जीरो हो गया मतलब वहां पे सॉइल फर्टिलिटी है ही नहीं। अगर वहीं पे अगर उसका कुछ मीटर से, कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक भी गहरा हो सकता है। द सॉइल लेयर कंटिन्यूअसली एक्सपोज टू द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। आपको ये पता होगा, क्योंकि टॉप मोस्ट लेयर होती है तो वहां पे क्या होता है, वो क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर कंटेंट में होता है। विंड एंड वाटर इन मोशन आर टू मेन एजेंसी, ध्यान दीजिएगा, मेन एजेंसी विच एक्ट ऑन द सॉइल लेयर एंड डिसलॉज द सॉइल पार्टिकल्स एंड ट्रांसपोर्ट देम। तो ये वाली लाइन जो मैंने बताया, ये वाली देखोगे यहां से यहां तक, ठीक है। इसने क्या बोला कि क्योंकि जो हमारा सॉइल है वो क्या सबसे टॉप में है, तो हमारे पास दो फैक्टर है, क्या, एक विंड है, एक वाटर है। अब क्या होता है, जो विंड और वाटर जब मोशन में होते हैं, ठीक है, जब देखो हवा बहती है तो धूल उड़ती है कि नहीं उड़ती है, तो जब धूल उड़ेगी तो कौन सा लेयर का आपका धूल रहेगा, सबसे टॉप मोस्ट लेयर होगा। जो अगर खेतों में उड़ रही है, जो वहां पे खेती करने योग्य जमीन थी उसी को तो धूल उड़ा रही, वही डस्ट बन रहा है, तो क्या होगा, वहां पे सॉइल आपका क्या होगा, वहां की जो फर्टिलिटी सॉइल है, जो उपजाऊपन है सॉइल की, जो उपजाऊ सॉइल है, जो मिट्टी है, उसको उड़ा कर कहीं और ले चली जाएगी। सेम होता है आपका वाटर पे, कहीं स्लोपी एरिया या पानी ज्यादा बारिश होती है तो क्या करेगा, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, जो आपने जुताई करके रखी है, जो आपने बिना जुताई के रखी है, जो ऊपर लेयर है वहीं से बहाता हुआ पानी जाएगा, तो उसके साथ अपनी मिट्टी को भी बहाकर ले जाता है। तो हमारा क्या होता है, वो हमारा जो बहना है, जो उस सॉइल का बहना है, वो हमारा कहलाएगा सॉइल इरोजन। देखिए कभी द लूजनिंग ऑफ द सॉइल, लूजनिंग मतलब ढीला पड़ना, ठीक है,
जब बार बार चीजें होंगी, जब डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, पार्टिकलों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। जब डिसइंटीग्रेशन होगा तो क्या होगी, उनके बीच की जो बॉन्डिंग होगी, उनके बीच में कोहेसिव फोर्स होंगे, वो क्या होंगे, सॉइल का वो लूज हो जाएंगे। फ्रॉम इट्स प्लेस एंड इट्स ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज सॉइल इरोजन। तो यहाँ पे मैंने इसका मतलब यहाँ पे अगर डेफिनेशन की बात करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है, यहाँ डेफिनेशन मिलेगा, बट आपको भूमिका तो बनाना चाहिए कि इसका रोकना क्यों जरूरी था। तो यही कि सॉइल का लूज होना, सॉइल पार्टिकल का लूज होना और उनका एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होना हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा सॉइल इरोजन। चलो अब सॉइल इरोजन आपको पता चल गया। अब इसका आप देख लेते हैं कि स्कोप क्या क्या है सॉइल इरोजन का, ठीक है, या सॉइल कंजर्वेशन का, वो भी आप देख सकते हो। सॉइल कंजर्वेशन का स्कोप क्या है, उसके बाद हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे, बहुत सारी चीजें बात करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कंजर्वेशन, अगर हम सॉइल कंजर्वेशन का स्कोप क्या है, मतलब कि क्या क्या फायदे हो सकते हैं आपकी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम पहले बात करेंगे यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। जब हम सॉइल कंजर्वेशन करते हैं ना, इसका मेन एम या मेन स्कोप क्या होता है कि हम सॉइल इरोजन को हम रोक के रखें, मतलब कि जो जहां उपजाऊ मिट्टी है जहां की है वो वहीं पर रहे। तो प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम द बीइंग वॉश्ड अवे बाय वाटर। इसमें अलग अलग ये हैं, सीड, ग्रिल रीजन, हम इसको आगे पढ़ेंगे, इसमें टेक्निकल टर्म में बच जाइएगा। और ब्लोन अवे बाय द विंड। तो हम बाय द वाटर या उसको बहा के ले जाए, या फिर वाटर हवा के साथ वो उड़ जाए, उसको वहां से हटने की, वहां से उसको हट जाने की प्रवृत्ति को हम क्या करते हैं, रोकते हैं। किसमें, यहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन में। इंश्योर लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अब वही सॉइल, अब यहाँ पे क्या होगा, सॉइल को इरोजन को हम प्रिवेंट करके क्या करेंगे, वहां पे जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो लॉन्ग टर्म तक बनी रहेगी, क्योंकि वहां पे उस मिट्टी की जो उपजाऊपन है वहां उपजाऊपन बनी है। ध्यान दीजिए, कई सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पे मिट्टी उपजाऊ ही नहीं है, या उसमें आप कुछ सर्टेन, कुछ स्पेसिफिक फसल ही उगा पाओगे, तो इसलिए वहां पे हर प्रकार के फसल भी नहीं उगा पाते। तो जहां पर अच्छी उपजाऊपन है मिट्टी की, उसको बना के रखना काफी महत्वपूर्ण हमारा होता है। मेंटेनेंस ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी। एक हो गया हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर रहे हैं, दूसरा सॉइल फर्टिलिटी को बना के रखें। तो देखिएगा, प्रिवेंट्स लॉस ऑफ टॉप सॉइल, मतलब टॉप सॉइल जो है, जो सबसे ऊपरी सॉइल है, उसको रोक के रखना, ठीक है, विच कंटेन्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द क्रॉप्स। ओके, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द केमिकल फर्टिलाइजर। ये हम केमिकल फर्टिलाइजर पे ज्यादा डिपेंड ना हुए, क्योंकि साथियों जो भी मैंने बताया था, एसिडिफिकेशन, सैलिनाइजेशन या अदर केमिकल के द्वारा जो कंटेमिनेशन होता है सॉइल में, वो किसके द्वारा होता है, अधिकतर हमारा जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसके कारण। आप देखे होंगे, अगर आप मम्मी पापा से पूछिए, अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स उनसे पूछिए, तो पहले पूछ लेंगे जो मिट्टियां होती है वो काली कलर की होती थी उसी खेत की, अब तो यूरिया डाल डाल के कलर, इसका कलर ही चेंज हो गया है। तो क्या वो हमारा जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसका इफेक्ट है कि कलर चेंज हो गया मिट्टी का, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सपोर्ट्स क्रॉप रोटेशन, ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें, क्रॉप रोटेशन को हम फेल करेंगे, कंटूर फार्मिंग एंड एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस। अब क्या स्कोप में क्या क्या आएगा, हम सॉइल कंजर्वेशन की बात करेंगे तो पहले स्कोप हो गया, हम सॉइल इरोजन को रोकें, दूसरा सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाएं, दूसरा हम एग्रीकल्चर को क्या बने, सस्टेनेबल बनाएं। अब कैसे बनाएंगे, हम क्रॉप रोटेशन को सपोर्ट करके कंटूर फार्मिंग करेंगे और एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस, मतलब कि आपके यहाँ पे जो जंगल है, जंगल में भी हम क्या करेंगे, पहले जंगल क्या है उसमें घास फूस है, उसमें भी हम थोड़ा सा फसल उगाने चालू कर देंगे, ताकि उसका एक दूसरा भी हमारा पास उपाय आ जाए। इनहैंस वाटर रिटेंशन एंड क्रॉप यील्ड। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वाटर रिटेंशन की बात हुई, तो हमारा फील्ड है, हम कुछ ऐसा बनाएंगे कि वहां पे पानी रुके, बहा करके आगे मत जाए, क्योंकि यदि पानी खेत से बहाकर दूसरे जगह गया, झील में गया, तो वहां की जो उर्वरकता है वो भी पानी के साथ बह जाएगी। इसलिए यहाँ पे हमको फोकस होता है कि हम पानी को रोक कर रखें, और जो हमारी क्रॉप यील्ड मतलब कि जो सिंचाई की क्षमता उसको हम बढ़ा के रखें, सिंचाई हमारी बनी रहे। आगे बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। अब हमारे जो वाटर रिसोर्स है उनको प्रोडक्शन करने के किस में आता है, सॉइल कंजर्वेशन में आता है। तो रिड्यूस सेडिमेंटेशन इन रिवर्स, लेक्स एंड रिजर्वायर्स। अब देखिएगा, जब हमारा पानी के द्वारा जब हम बनाएंगे वाटर इरोजन, तो क्या होता है कि पानी जब अपने साथ मिट्टी को बहा के ले जाता है उसको बोलते हैं वाटर इरोजन। तो जब वाटर इरोजन अपना होगा तो क्या जाएगा, जो मिट्टी उसके साथ बह के जाएगी वो कहाँ पे जाएगी, लेक में जाएगी, रिवर में जाएगी, वहां पे जाके सेडिमेंट होगी, वहां पे उसको जाके अवसादित होगी, वहां पे नीचे जाके जमा हो जाएगी। हमारा जो रिजर्वायर है क्या हो जाएगा, वो उथलापन हो जाएगा। इसलिए वहां पे वाटर इरोजन को प्रिवेंट करना, इसलिए बोला गया कि हम जो सेडिमेंटेशन है उसको रोकें, ताकि नदियों में, झीलों में, रिवर में हमारे पास मिट्टी न जमा हो। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वहां क्या हो जाएगा, मिनिमाइज वाटर पोल्यूशन। अब वहां पे क्या होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, क्योंकि जब हम सॉइल की बात करते हैं, खेत में कुछ केमिकल्स भी होते हैं, वो बजा करके वाटर को भी पॉल्यूटेड करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो काज बाय द सॉइल रन, जब सॉइल बह के जाती है वहां पे इन सभी चीजों में, नदियों में, तो वहां का भी वाटर पॉल्यूट हो सकता है, क्योंकि खेतों में अलग अलग टाइप केमिकल यूज कर रहे होते हैं, या फिर हमारे जो वाटर है, सॉइल में अलग टाइप के मिनरल्स होते हैं जो वाटर में नहीं होते हैं, ठीक, वाटर में जाके मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो इसका भी स्कोप, सॉइल कंजर्वेशन का स्कोप हमारे किसमें आता है,
सीड वाटर रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने में भी आता है। और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, मतलब कि लैंड का जो क्षय होना है, जमीन का क्षय होना, उसको भी रोकने हम करते हैं कि देखिएगा यहाँ पे कंट्रोल डिसर्टिफिकेशन इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज। एरिड मतलब कि जहाँ पे वायु क्षेत्र, जहाँ पे शुष्क क्षेत्र है, जहाँ पे अर्ध शुष्क क्षेत्र है, वहां पे जब वायु बहती है तो वहां की भी धूल उड़ के कहीं और चली जाती है, तो उसको भी रोकना, उसको बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। क्योंकि वहां पे जब कहें कि आप जो रेतीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पे हवा बहती है, देखो पता चल रहा है इतना तेज हवा बहती है, कहीं कहीं टीले बन जाते हैं। तो अब जहां से मिट्टी हटा, जहां पे कहीं जाके जमा, उसको डिग्रेड होना बोलते हैं। जब जहां से मिट्टी का कटना, उसके बोलते हैं डिग्रेड होना। तो उसको डिग्रेड होना मतलब लैंड का डिग्रेड होना रोकता। प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ गुलीज एंड लैंडस्लाइड। अब यहाँ पे गुलीज होती हैं जो बड़ी बड़ी नदियां बन जाती है। अभी एक छोटा सा लीजिएगा, जब खेत पानी जाता है, देखो दरारें बनती जाती है जहां पानी गया होता है, तो उसको गुलीज बोलते हैं यहाँ पे। और लैंडस्लाइड को प्रिवेंट करना हमारा सॉइल कंजर्वेशन का स्कोप है। अगला हमारा इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल बेनिफिट्स, प्रमोट बायोडाइवर्सिटी बाय मेंटेनिंग हेल्दी एंड सॉइल इकोसिस्टम एंड सपोर्ट रिफॉरेस्टेशन एंड एफोरेस्टेशन फॉर द एफर्ट। मतलब कि यहाँ पे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना भी हमारा सॉइल कंजर्वेशन के अंदर आता है। क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिफॉरेस्टेशन मतलब फिर से जंगलों को बनाया जाना, या फिर रिफॉरेस्टेशन मतलब जहाँ जंगल की कटाई है, या फिर एफोरेस्टेशन मतलब कि जहाँ पे जंगल को बना के रखते हैं। ठीक है, अगला हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है हमारे पास, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ सॉइल मिटिगेशन एंड एग्रीकल्चर। सॉइल मिटिगेशन मतलब ये है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी वो कम होना, उसको रोक के रखना होता है हमारा इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट में। प्रोटेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिड्यूस डैमेज फ्रॉम द फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड। हमारे फ्लड्स आते हैं, जब लैंडस्लाइड होती हैं तो मोस्टली आपकी सॉइल क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो उनको आपको क्या करना है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बना के रखना हमारा आएगा किसमें, सॉइल कंजर्वेशन में। तो ये हमारे क्या थे, स्कोप से साथियों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकते हैं। इसको आप याद रख लीजिएगा, जो हमने हेडिंग बताया उसको आप याद रखिएगा, अदरवाइज आप तो लिखने को लिख भी सकते हो। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं कॉज क्या है, कारण क्या क्या है हमारे सॉइल इरोजन के। चीजें समझना जरूरी है, चीजें आप याद रहेंगी, आप बस पढ़ते रहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम सॉइल इरोजन की बात करें तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कोई एक सिंगल कारण है जिसमें हमारा सॉइल इरोजन होता है। नहीं, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास कारण है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स है जिसका हमारा सॉइल इरोजन में डिपेंड करता है। तो पहला हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल प्रोटेक्टिव कवर। अब नेचुरल प्रोटेक्टिव कवर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जहां भी पेड़ पौधे हैं, जहां भी हमारे पास जमीन है, आप जमीन को देखोगे, ठीक है, जहां की जमीन देखोगे वो हमेशा खाली नहीं होगी, वहां पे कुछ घास फूस होंगे, कुछ झाड़ियां होंगी, कहीं पे पेड़ होंगे। तो ये भी हमारे पास घास फूस है, झाड़ियां हैं, जो पेड़ हैं, इनको हम बोले नेचुरल प्रोटेक्टिव कवर, क्योंकि नेचुरली क्या कर रही है, अर्थ को, हमारे सॉइल को प्रोटेक्ट करके रख रही है कि उनका कंजर्वेशन, सॉरी उनका इरोजन ना हो। तो अब क्या होगा, अगर हम इसको डिस्ट्रक्ट कर देंगे, इसको डिस्ट्रक्ट कर देंगे, चाहे वहां पे घास फूस की सफाई कर दी पूरी तरह से, तो मिट्टी क्या होगी हमारी एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में आ जाएगी। यदि वहां की जो झाड़ियां उसको सही साफ कर दी पूरी तरह से, वहां कुछ झाड़ियां है ही नहीं, तभी हमारा क्या होगा, ऐसे कुछ भी जंगल कटाई कर दिए तो क्या होगा, जो हमारा सॉयल है, टॉप लेयर है, वो क्या आ जाएगा, हमारे एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में आ जाएगा। तो हमारे विंड या फिर वाटर दोनों से अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर वहां पर उसका इरोजन आने लगेगा। यही बोला गया इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज। हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई चालू कर दिए, तभी हमारा एक कारण हो सकता है। ठीक, ओवर ग्रेजिंग ऑफ द वेजिटेशन ऑफ कवर। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हम ओवर ग्रेजिंग मतलब कि जब हम रोज हमारे पास पशु हैं, चाह है, जहाँ पे हमारे पास चारागाह होते हैं, वहां पे हम क्या रहे हैं, वहां पे जानवर को ढील दे रहे हैं, तो क्या करें, पूरी चर डाल रही है, पूरी मतलब चरना जानते हो ना, ग्रेजिंग करना, घासों को खा रही है। तो क्या होगा, जो छोटे छोटे घास है पूरी तरह से चर डालेंगी, फिर वो कंटेंट में आ जाएंगे हमारे पास एटमॉस्फेयर की। तो ओवर ग्रेजिंग बोलते हैं कि हद से ज्यादा हम उसको जानवरों को चरा दे रहे हैं। ठीक है, फॉरेस्ट फायर, जब जंगल में आग लग जाती है तभी क्या होता है, हमारे पास पूरा जंगल तहस नहस हो गया, वहां पे जो छोटे घास फूस, झाड़ी फूसियां जो भी हैं, झाड़ियां हैं, सब जल गई एक तरफ से। तब भी वहां पे अब उसका कारण क्या होगा, वो कांटेक्ट में आ गया एटमॉस्फेयर के। अब वहां से उसका जो हमारा अभी आगे बताएंगे, वो हमारा इस बात इरोजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पहला कारण क्या बताया, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल प्रोटेक्टिव कवर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको चीजें आसानी से समझ में आ रही होंगी, मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये क्योंकि आपको ज्यादा टाइम नहीं देना इस सब्जेक्ट पे। चलो आगे हम बात करते हैं साथ ही यहाँ पे इम्प्रॉपर यूज ऑफ लैंड। अब हम देखिए, पहले हमारे क्या, नेचुरल जो हमारे पास प्रोटेक्टिव कवर था, जो हमारे पास घास झाड़ियां थी, उनका हमने क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया था। दूसरा हमारा क्या हो गया कि हमारे पास यूज जो लैंड है हमारे पास जमीन का, उसका हम यूज प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या हो सकता है, देखिएगा यहाँ पे हो गया कीपिंग द लैंड बैरन सब्जेक्टेड इट टू द एक्शन ऑफ रेन एंड विंड। बैरन मतलब साथियों क्या है कि मतलब जमीन को हम वैसे छोड़ दे रहे हैं बिना कुछ फसल लगाए। ठीक है, बिना कुछ फसल लगाए।
अब हम अगर चाहते हैं तो उसमें कुछ घास फूस या कुछ पेड़ पौधे लगा करके हम उसको रोके रखते, उसकी जड़ें क्या होती है मिट्टी को बांध के रखती। बट हमने क्या किया, उस मिट्टी को, उस जमीन को खाली छोड़ दिया। अब खाली छोड़ दिया तो क्या हुआ, अब वो डायरेक्ट हमारे रेन या विंड के एक्शन में आ जाएगी, फिर हमारा वहां से इरोजन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि रेन और विंड, सॉरी वाटर और विंड दो ऐसे चीजें हैं जो हमारी सॉइल को इरोड करती, मतलब उसका क्षय करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे उसको विस्थापित करती हैं। ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड प्लांट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय इनजूडियस क्रॉपिंग पैटर्न, मतलब यहाँ पे है कि हम अच्छी तरह से उसकी क्रॉपिंग नहीं कर रहे हैं, अच्छी तरह से हमारे पास पैटर्न होने चाहिए उसकी तरह से हम यूज नहीं कर रहे हैं। और उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक मैटर, जैसे मैंने बताया ऊपर की जो लेयर है, ऊपर के हमारे पास छोटे छोटे घास फूस हैं, उसको हम हटा दे रहे हैं। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर ही होते हमारे घास फूस, उसको हटा दिए तो फिर वो क्या आ जाएगा, हमारे रेन और विंड के कंटेंट में आ जाएगा। कल्टीवेशन अलोंग द लैंड स्लोप। ठीक है, अब देखिएगा अब देखिए स्लोप ये है, ठीक है। अब इसी के स्लोप के अलोंग में हम क्या कर रहे हैं, उसको कल्टीवेट कर रहे हैं। तो क्या होगा, हमारी मिट्टी ऊपर से तो नीचे आ जाएगी, या तो नीचे से ऊपर चली जाएगी। तो क्या होगा, मिट्टी का हमारा ट्रांसफर हो जा रहा है। तो हम क्या करें इस केस में, हम ऐसे एलांग ना होकर के उसके नॉर्मल हम इसको खेत की जुताई करेंगे तो मिट्टी वहीं की वहीं बनी रहेगी, वो ऊपर नीचे नहीं होगी। तो हमारा क्या होगा, वहां पे जो फर्टिलिटी है वो बनी रहेगी। फॉल्टी मेथड ऑफ द इरिगेशन, हम ऐसे इरिगेशन का यूज कर रहे हैं हमारे पास फॉल्टी, मतलब कि हम हद से ज्यादा पानी दे रहे हैं, हम पानी दे ही नहीं रहे हैं, या पानी में कुछ ऐसा सिंचाई कर रहे हैं कि हमारी मिट्टी क्या हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जा रही है। याद रखिएगा, फ्लड इरिगेशन मैंने वीडियो बनाया था, आप देख सकते हो, यूट्यूब पे डाल सकते हो, फ्लड इरिगेशन बाय सिविल मंत्रा या यूनिक सीरीज, तो वहां पे आपको वीडियो आ जाएगा। वहां देखा फ्लड इरिगेशन, उसमें क्या होता है, जब धान की खेती करते हैं आप पूरा फ्लड भर देते हो। अगर वही खेत हमारा अगर स्लोपी एरिया होता तो क्या होता, एक जगह का अर्थ क्या होता, वहां की जो वहां की स्लोपी एरिया होता तो ऊपर का जो उपजाऊपन है वो बह करके नीचे आ जाता, और ऊपर की जो जमीन है वो क्या हमारी होती, अनउपजाऊ हो जाती, अनफर्टिलिटी हो जाती। तो हमारा दूसरा कारण हो गया हमारे पास इम्प्रॉपर यूज ऑफ द लैंड। क्या क्या कारण हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने दो चीज मैंने बात की, उसमें से अदर चीजें बात कर दी। क्या क्या हमने बात किया, पहले हमने बात किया था दी डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल क्रॉप प्रोटेक्टिंग, तो आप इसमें बात किया डिस्ट्रक्शन कटिंग ऑफ द फायर, ठीक है, पेड़ों के अंदर कटाई, ओवर ग्रेजिंग ऑफ द वेजिटेशन कवर, और हमने बात किया फॉरेस्ट फायर की। और हमने कारणों की बात किया तो यहाँ पे दूसरा हमारा हो गया इम्प्रॉपर यूज ऑफ लैंड, इसमें तीन हमने चार फिर बताया, कीपिंग द लैंड बैरन सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ रेन विंड, removal of organic matter and plant nutrient by the injurious cropping pattern, cultivation along the land slope, and अगला हमारा था फाल्टी मेथड ऑफ द इरिगेशन। ये हमारे पास इम्प्रॉपर, ये हमारे कारण है जिसका हमारा लैंड या फिर सॉइल इरोजन होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं, हमारा एक खास टॉपिक है जो आपके सिलेबस में दिया गया था, बोला गया था कि जो हमारा मैकेनिज्म है सॉइल इरोजन का क्या है। मैकेनिक्स ऑफ द सॉइल इरोजन, मैकेनिक्स थोड़ा टेक्निकल टर्म है, यहाँ पे ये बताता है कि उसके प्रैक्टिकल में होता क्या है, कैसे हमारा सॉइल इरोजन होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, क्या उसमें फिनोमेना होता है, वो क्या क्या चीजें घटित होती हैं उस प्रोसेस में, वो हम यहाँ पे बात करते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पे पहला चीज बात करते हैं, ये हमारा जो है ये देखिए ड्यू टू द रेन में बताया हूँ, देखिए यहाँ बारिश में स्टार्ट किया, ड्यू टू द विंड भी बात करेंगे जस्ट इसके बाद हमारा सॉइल इरोजन ड्यू टू द विंड है, विंड इरोजन है, तो हम वहां पे विंड की सारी बातें करेंगे कि हमें थोड़ा सा मैं बात लिया हूं किसके लिए, बारिश में स्टार्ट किया हूं कि बारिश से कैसा हमारा सॉइल इरोजन होता है। देखिएगा यहाँ पे एक आप ये लेयर देख रहे होगे, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना, ठीक। अब यहाँ पे एक लेयर देख रहे होगे, ये लेयर देख रहे हो छोटा छोटा, ये लेयर देख रहे हो, यहाँ पे से लेयर है, ये हमारी क्या है, अपर मोस्ट लेयर है। ठीक है, हमारी क्या है, अपर मोस्ट लेयर है, जहां पे हम सब्जियां उगाते हैं, जहां पे हम धान उगाते हैं, जहां हम फसलें उगाते हैं, जहां पे हम पेड़ उगाते हैं, वो हमारी क्या है, अपर मोस्ट लेयर है। अब देखिए अपर मोस्ट लेयर है, ये किसके कांटेक्ट में, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो ये आपस में थोड़ा सा देखिएगा, हमेशा आप पढ़े होगे थोड़ा सा कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन पढ़े होगे, हमारा बारिश होता है या फिर उसमें हवा आती है तो इसमें एटमॉस्फेयर कंटेंट में है, तो यहाँ पे कुछ एयर मौजूद होते हैं, एयर मौजूद होते हैं, मतलब इसके अंदर हमारे पास क्या है, वाइट्स है। ठीक है, हमारे पास क्या है, वाइट्स है। अब जब वाइट्स हैं तो वाइट्स कारण हमारे क्या होंगे, देखिएगा एक अगर एक चीज होता है हमारा, अगर सब चीज एक ऐसा पार्टिकल है, ठीक, एक ऐसा पार्टिकल इसमें बीच में वाइड है नहीं, ठीक, इसमें वाइड है नहीं, अब इसमें हमारे पास वाइड्स नहीं है, तो इसमें जब बारिश होगा तो पानी जाएगा नहीं, तो इनके पार्टिकल क्या होंगे, हमेशा बने रहेंगे एक साथ। अगर वहीं पे हमारे पास वाइड्स हैं, ठीक, हमारे पास वाइड्स हैं, अब बारिश हुई तो इसमें क्या होगा, पानी फिल हो जाएगा, इसमें क्या होगा, पानी फिल हो जाएगा। जब वाटर फिल हो जाता है तो क्या करता है, वो इन दोनों पर एक प्रेशर लगाता है, इसको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलते हैं, ये ज्यादा टेक्निकल टर्म हो जाएगा। अब क्या करेगा, पानी चला जाएगा, इसको इनके बॉन्ड्स को क्या करेगा, धीरे धीरे ढीला करते चला जाएगा। जब बॉन्ड्स को ढीला करते चला जाएगा तो ये पार्टिकल एक दूसरे से काफी दूर दूर हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिएगा,
अब वो लंबे समय तक बारिश होती है, ठीक है, मान लीजिए बारिश हुई, पहले क्या किया, हमारे जो यहाँ पे पार्टिकल थे वो भीग गए, ठीक है, भीग गए तो क्या हुआ, उसके सॉइल लूज हो गए। अब फिर बारिश हुआ, क्योंकि वाटर जब गिरता है काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है, काफी ज्यादा वहां पे ठोकर लगता है ना, ठोकर झटका देता है, जर्क लगते हैं, शॉक्स लगते हैं, तो क्या होगा, वहां के उस एरिया का जो आपका सॉइल है वो क्या करेगा, वहां से प्लेस को छोड़ना स्टार्ट कर देगा, प्लेस को छोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब जब ये गिरा तो इसको हम बोलते हैं क्या, अब यहाँ पे देखो डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया, यहाँ पे इसका क्या हो गया, इरोजन स्टार्ट हो गया। अब ये क्या होगा, अब ये जो पार्टिकल पानी के साथ साथ फ्लो होना चालू कर देगा, ठीक है, जब पानी के साथ फ्लो होना चालू कर देगा इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं, इस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्पैच होना, ठीक है, सॉइल का हमारा क्या होना, डिस्पैच होना। अब यहाँ से हमारा क्या डिस्पैच होगा, फिर वाटर के साथ हमारा क्या होगा, धीरे धीरे हमारी जो सॉइल है वो भी बहना स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, इधर चलने लगेगी, जो हमारा स्लोपी एरिया जिधर वाटर जा रहा है उधर हमारा जाने लगेगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे वाटर आकर रुकने लगा था, या यहाँ पे हो सकता है कोई तालाब हो, या हो सकता है कोई यहाँ पे नदी हो। अब क्या होगा, यहाँ पे वो पानी के साथ आई हुई मिट्टी क्या होगी, यहीं पे जमा होने लगेगी, इसको बोलते हैं हम डिपोजिशन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, डिपोजिशन। तो अब यहाँ पे हमारा डिपोजिशन हो गया। अब ये तो हमारा क्या हो गया, सॉइल इरोजन। ये देखिएगा क्या हुआ, यहाँ से मिट्टी का या सॉइल का टॉप मोस्ट लेयर का एक जगह से दूसरी जगह पे जाके बहना या जाके जमा होना कैसा होता है वो मैंने आपको बताया। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, देखिए इसके साथ ये सिर्फ सॉइल ही नहीं गई, सॉइल में जो मिनरल थे, सॉइल का जो उपजाऊपन था वो सब बहा करके यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जो खेत होगा इस एरिया में, अब जो वहां पे किसान होगा उसमें फसल उगाएगा, तो क्या सेम क्वालिटी का फसल होगा, क्या नहीं होगा ना। तो इसलिए यहाँ पे बात की जाती है कि सॉइल कंजर्व करना, सॉइल इरोजन को रोकना, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे बात की, हमने कर दिया मैकेनिज्म का, ठीक है, मैकेनिक्स पूछे या मैकेनिज्म पूछे, ठीक है, बात यही आती है, मैकेनिज्म ऑफ सॉइल इरोजन या मैकेनिक्स ऑफ सॉइल इरोजन की। अब यहाँ पे बात आता है, एक इक्वेशन आती है कि हमारा कितना सॉइल लॉस होगा, ठीक है, सॉइल लॉस निकालने के लिए कि हमारे एक जगह से जो हमारा सॉइल है बारिश के कारण या किसी और कारण कितना हमारा सॉइल लॉस होता है, उसके लिए यहाँ पे एक इक्वेशन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। ये क्वेश्चन ऐसे फॉर्मूले में ऐसे सेम पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है, ऐसे सेम एग्जाम पूछ लिया जाता है, इसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल पूछ लिया जा सकता है, इसलिए इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या है, ये एक इंपीरिकल फार्मूला बाय यूएडीसी, एक एजेंसी है, ठीक है, इंपीरिकल फार्मूला मतलब ये ऐसा कोई नहीं कि इसको डिराइव किया गया है, नहीं, ये प्रैक्टिकल के द्वारा इस फार्मूले को दे दिया गया है, मतलब कि कई सारे प्रैक्टिकल्स किए गए, हो सकता है कोई साइंटिस्ट हो, तो एक ध्यान यहाँ पे लिखा नहीं, हाँ इंपीरिकल फार्मूला है, एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए की, ठीक है, तो उसके द्वारा यहाँ पे एसोसिएशन है, सॉरी यहाँ पे एसोसिएशन है, तो उसके द्वारा यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फार्मूला क्या दिया गया, A इक्वल टू R इंटू K इंटू L इंटू S इंटू C इंटू P। बिल्कुल इजी सा फार्मूला है, सब कुछ मल्टीप्लाई में है, क्या है, सब कुछ मल्टीप्लाई में है और कुछ नहीं याद करना है, जितना भी आए वो आपको मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना है। बट ध्यान दीजिए यहाँ पे इसका क्या मतलब वो याद रखना जरूरी है। तुम्हारा पहले आता है A, क्या तुम्हारा पहले A आता है, A हमारा क्या बताता है, एवरेज एनुअल सॉइल लॉस, किसमें आएगा, इसकी यूनिट क्या होगी मेरी, टन पर हेक्टेयर। तो यहाँ पे जो आएगा ना, ये यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा आपका टन्स पर हेक्टेयर में आएगा, जो भी आंसर आएगा प्रिडिक्टेड बाय द इक्वेशन। तो यहाँ पे जब हम इक्वेशन से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा वो एक की वैल्यू आएगी और ये बताएगा कि उस वहां पे एनुअल सॉइल कितना हो रहा है जी, एनुअल सॉइल लॉस कितना हुआ, कितना एवरेज बताएगा, ना कि मेन बताएगा, क्या हमारा एवरेज बताएगा। आर हमारा देखिए यहाँ पे आर क्या हमारा रेनफॉल फैक्टर है, ठीक है, कि हमारा है सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर, ठीक, इरोडेबिलिटी मतलब सॉइल कितना हमारा वहां से इरोड हो सकता है, ठीक है, हो सकता है हमारे पास जो सॉइल है काफी मजबूत है, उसकी इरोडेबिलिटी हमारे पास फैक्टर कम होगी, वहीं पे कुछ ऐसे ढीले सॉइल हैं तो हमारी क्या होंगी, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास सॉइल लॉस होंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा एल एंड एस, तो ये हमारे क्या है, लेंथ एंड स्टीफनेस ऑफ द स्लोप फैक्टर। तो यहाँ पे स्लोप हमारे पास हो सकता है, कोई स्लोप है, ठीक है, कितना स्टीप है और उसकी लेंथ कितनी है, उसकी हमारी बात होती है एल एंड एस। तो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ एंड एस हमारा क्या है, लेंथ एंड स्टीफनेस स्लोप फैक्टर, ठीक है। सी हमारा है क्रॉपिंग एंड मैनेजमेंट फैक्टर। अब सी हमारा बताता है कि उस एरिया में जो हमारे क्रॉपिंग जो फसल है या वहां पे क्रॉप मैनेजमेंट कैसा है, उसका फैक्टर क्या है, वो हमारा क्या बताएगा, सी बताएगा। और पी बताता है हमारा सपोर्टिंग कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर। अब वहां पे पी ये बता रहा मतलब ये है कि उस एरिया पे जहां पे हम सॉइल लॉस निकाल रहे हैं
वहां पे लोग कौन कौन सा मैनेजमेंट या कौन कौन सा कंजर्वेशन प्रैक्टिस यूज कर रहे हैं और उसका फैक्टर क्या है वो यहाँ पे बताता है। जैसे आपके टेरेसिंग करना, स्ट्रिप क्रॉपिंग या कंटूरिंग, ये सब आगे बढ़ेंगे साथियों। इसको समझना ज्यादा समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज क्या करना है, एक बार पूरा यूनिट खत्म कर लीजिए, फिर इसको दोबारा देखिएगा, आपको और बेटर समझ में आएगा। टेरेसिंग हो गया, स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गया, कंटूरिंग हो गया, तो हमारे क्या हो गया, हमारे पास पी हो गया सपोर्टिंग कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर। अगर कुछ ना याद हो तो इसको हम बोलेंगे हम यहाँ पे कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर। तो यहाँ पे जो पी है ना, पी, इसका पी लिया गया है इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे जो क्रॉपिंग है इसका से लिया गया है, लेंथ एंड एस से हमारा एलएस हो गया। सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर, इसको आपको याद रखना होगा, या इसका यूनिट क्या है, टन्स पर हेक्टेयर पर ईयर में दिया रहेगा। कि आपका रेनफॉल से आ गया है तो इरोडेबिलिटी फैक्टर रेनफॉल फैक्टर हो गया आपका, और ए आपका है एवरेज एनुअल सॉइल लॉस इक्वेशन से जो हमारा आंसर आता है, ठीक है। तो ये हमारे सब चीज फैक्टर है, ठीक है। सेम ऐसा क्वेश्चन आता है और आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिएगा अब यहाँ पे इसका पूछ लेते हैं थोड़ा सा, इसके यूज क्या है, ठीक है, इस इक्वेशन के यूज क्या है। पहला हमारा क्या है, इट प्रिडिक्ट्स द सॉइल लॉस, कितना सॉइल लॉस होगा रेन से वो हमारा प्रिडिक्ट करता है। इट हेल्प आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, तो जो हमारा सॉइल लॉस के हिसाब से हम क्या करेंगे, वहां पे कौन सा हमारा क्रॉप या कौन सी हमारे पास एग्रीकल्चर चीजें, वहां पे कौन सी एग्रीकल्चर चीजें उगा सकते हैं या कौन सा उसका सिलेक्शन करना है, वो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट प्रोवाइड द रिकमेंडेशन ऑन क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस टू बी यूज्ड, यहाँ बात की है कौन सा क्रॉप मैनेजमेंट यूज करना है, ठीक है, ताकि हमारा सॉइल मेंटेन रहे, या कौन से हमारे पास मिनरल्स यूज करने, कौन हमारे पास फर्टिलाइजर यूज करने हैं, वो सब वहां पे इसके द्वारा हम निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास सॉइल लॉस इक्वेशन है और कितना सॉइल लॉस हुआ उसके हिसाब से हम और सारी चीजें देख पाएंगे। इसके लिमिटेशन भी है, लिमिटेशन भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे डाला हूं। अब ध्यान दीजिएगा क्या क्या लिमिटेशन है। देखिए फिर से नाम याद करेंगे, यूएसएलई कभी कभी एग्जाम में दे सकता है, तो यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन इसको बोलते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या क्या हमारे पास इसके लिमिटेशन है। पहली बात क्या, हमारा इंपेरिकल नेचर है, ये कोई मैथमेटिकली नहीं है, ठीक है, किसी ने मैथमेटिकली इसको डिराइव किया। मैथमेटिकली डिराइव करने का मतलब ये होता है कि मैं भी अगर उसी प्रोसेस से करूं, अगर कोई और भी करे उस प्रोसेस से गुजरे, सेम वही इक्वेशन आना चाहिए, नहीं, ये क्या है, हमारा इंपेरिकल है। तो इसमें क्या हो सकता है, द एक्चुअल सॉइल इरोजन प्रोसेस एरर्स में अराइज सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट वैल्यूज पर्टिकुलरली फॉर द क्रॉप रिलेटेड फैक्टर। यहाँ पे एक ये होता है, क्योंकि ये इंपेरिकल फार्मूला है, तो यहाँ पे जो आपके फैक्टर दिए गए थे इसकी वैल्यू भी आपको प्रैक्टिकली दी गई है। अब इसमें हो सकता है कि प्रैक्टिकली जो आपके फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर वैल्यू हैं, वो सही दिए नहीं दिए गए, उस पर वहां पे क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि आपने उसको कैसे डिसाइड किया कि जो आपने फैक्टर लिया है। अगला हमारा आता है लिमिटेड प्रोडक्शन स्लोप स्कोप, मतलब यहाँ पे लिमिटेड है, डिजाइन टू एस्टिमेट एवरेज एनुअल सॉइल लॉस, इट में बी अनप्रेडिक्टेड इरोजन ड्यूरिंग द हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इवेंट। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने बात की, यहाँ पे एवरेज हम ले रहे हैं, क्या हमने बात लिया, यहाँ पे हम एवरेज एनुअल एवरेज ले रहे हैं साल भर का, ठीक है। अगर हमारे हमको किसी पर्टिकुलर मंथ में निकालना है और किसी पर्टिकुलर और मंथ की हमारी जो हमारी जो फसल की लाइफ होती है वो हम क्या करते हैं, 2 से 3 मंथ में कोई ना कोई फसल हम उगा ही लेते हैं। अगर उस पर्टिकुलर के लिए हमको सॉइल लॉस इक्वेशन निकालनी, वहां पे हमको कुछ प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि ये पूरा हमारा सॉइल, पूरा हमारा 12 मंथ मतलब कि पूरा साल भर का हम निकालते हैं, वो भी हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है। एवरेज में थोड़ा सा आपका एक्यूरेसी कम हो जाती है, ओके। एक्सक्लूड गली इरोजन, ठीक है, यहाँ पे जो गली इरोजन द्वारा आपका सॉइल लॉस होता है वो यहाँ पे नहीं यूज होता। आपने देखा इसका जो मेन फैक्टर था, जो हमने यहाँ पे बात की स्टार्टिंग में, हमने यहाँ बात किया रेनफॉल फैक्टर की बात किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूज होता है, जिसका मेन कारण बोला गया, यहाँ पे जो एज्यूम किया गया, सॉइल इरोजन का जो मेन कारण समझा गया, वो ये वाला कंसिडर किया गया है कि बारिश के कारण हमारा सॉइल लॉस कितना होता है। वो इसलिए नहीं बताया गया, ये हमारा जो वाटर स्टेबल है कंडीशन में है, जो वाटर वहां पे रहता है उसके द्वारा जो पानी बहता है उसका नहीं लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बारिश कारण हमारा सॉइल लॉस आ रहा है वही हम इक्वेट करते हैं, इसलिए यहाँ पे बोला गया कि जो गुली इरोजन है उसको हम एक्सक्लूड कर दिए। मतलब गुली इरोजन नहीं होता है, जैसे हमारे पास नदियां हैं, ठीक है, हमारे पास जो नदियां हैं, उधर तालाब है, वहां जो पानी आ रहा है उसके द्वारा जो सॉइल लॉस हो रहा है उसको हम यहाँ कंसिडर नहीं किए, यही बात हो गई। तो इट असेस ओनली सीट एंड रील इरोजन इग्नोरिंग गुली इरोजन काज्ड बाय द कंसंट्रेटेड वाटर फ्लो व्हिच कैन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली सॉइल लॉस। बिल्कुल, अगर कोई नदी है बगल से जा रही है या कोई आपका रिजर्वायर है, वही अगर काफी क्या होता है, वही उसके द्वारा ही आपका पानी का थोड़ा फ्लो हुआ उसका, तो वहां पे तो आपका सॉइल लॉस होगा, तो उसको इसमें कंसीडर नहीं किया गया, ये इसकी लिमिटेशन है। इग्नोर सेडिमेंट डिपोजिशन, मतलब कि जो वहां पे
डिपोजिशन हो रहा है, इसने क्या बताया, सिर्फ लॉस कितना हो रहा है हमने वो निकाला, ठीक है, और यहाँ जाके डिपॉजिट कितना हुआ ये हमने नहीं निकाला, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे क्या किया, इसने सिर्फ लॉस निकाला, डिपोजिशन नहीं निकाला। तो बोला गया द इक्वेशन एस्टिमेट्स सॉइल लॉस बट डज नॉट अकाउंट फॉर द सेडिमेंट डिपोजिशन विद इन द चैनल्स व्हिच इज टिपिकली लेस देन टोटल वाटर सेट लॉस। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, अगर हमारे पास हम दोनों की बात करें ना, दोनों की हम बात करें, जो यहाँ सॉइल जा रहा है उतना यहाँ डिपॉजिट भी तो होना चाहिए, ठीक है, जितना यहाँ पे लॉस हो रहा है उतना यहाँ डिपॉजिट भी तो होना चाहिए। इसकी हमने बात नहीं किया कि यहाँ से कितना लॉस होगा तो यहाँ पे कितना डिपॉजिट होगा, क्योंकि अगर हमारे पास नदी है कुछ है तो यहाँ पे इसको ये भी निकाल सकते थे ना कि अगर यहाँ लॉस हो रहा तो यहाँ पे कितना जमा हुआ और हमको यहाँ पे कितना खुदाई करनी पड़ेगी उसको फिर से सही लेवल पे लाने के लिए, तो उसकी यहाँ पे बात नहीं होती है। हमेशा ध्यान दीजिएगा जितना हमारा सॉइल लॉस हुआ पूरा जाके यहाँ पे सेडिमेंट नहीं होने वाला है, तो कितना परसेंटेज होगा, क्या उसका एक एस्टिमेट होगा, वो इस इक्वेशन उसके बारे में कुछ नहीं बताता है, ठीक, तो इसके लिमिटेशन थे। अब आते हैं साथियों यहाँ पे एक फॉर्मूला या क्वेश्चन हम समझ लेते हैं ताकि आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूँ पहले उसको मैं सॉल्व करवाता हूँ। ये हमारा क्या है, यूजिंग द यूएसएलए कैलकुलेशन कैलकुलेट द एनुअल सॉइल लॉस इन टन्स पर हेक्टेयर, किसमें बात की गई, इन टन्स पर हेक्टेयर फ्रॉम अ फील्ड विद द फॉलोइंग डिटेल्स। डिटेल्स क्या दी गई, रेनफॉल इरोजिविटी दी गई, यहाँ पे मैंने बताया था इरोडिटी, तो इरोजिविटी या इरोडिटी एक ही बात है, फैक्टर दिया गया 800, सॉइल इरोडिबिलिटी फैक्टर दिया गया 0.20, ठीक है, यहाँ पे बात की क्रॉप मैनेजमेंट फैक्टर आपको दिया गया 0.5, कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर आपको दिया गया 1 और स्लोप एंड लेंथ फैक्टर आपको दिया गया 0.2। आइए हम इसकी बात करते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हुआ इससे, और हाँ इसके आगे एक और क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया है, आल्सो फाइंड आउट बाय हाउ मच परसेंट ऑफ सॉइल लॉस इज रिड्यूस्ड व्हेन द कल्टीवेशन इज डन ऑन द कंटूर एंड एज्यूम द वैल्यू ऑफ कंजर्वेशन प्रैक्टिस P फॉर द कंटूरिंग एज 0.5। ये क्वेश्चन आपका है AKTU के एग्जाम 2022-2023 में। अब यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दी गई मैं फिर आपको बता दूं एक बार क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो ये है क्या कहते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे दिया गया रेनफॉल इरोजिविटी फैक्टर आपका क्या है, यहाँ पे आपका R है, ठीक है, उसके बाद यहाँ बोला गया सॉइल इरोडिबिलिटी फैक्टर आपका क्या है, K है, क्रॉप मैनेजमेंट फैक्टर आपका C है, ठीक, कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर आपका P है, लेंथ स्लोप लेंथ फैक्टर आपका जिसको बोले L आपका बोल सकते हो, इसको लेंथ या स्लोप बोल सकते हो, इसमें से दो एक ही दिया गया है, वो आपका है 0.2। अब यहाँ पे देखिए एक केस तो ये बना, दूसरे केस हमने बोला कि हमने इसको कंटूरिंग किया और जब हमारा कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर हमारा कितना हो गया, P यहाँ पे 2 बोल सकते हो, इसको P1 बोल सकते हो, ठीक है, दो यहाँ फैक्टर दिए हैं, दोनों केस में हमको यहाँ पे सॉइल लॉस निकालना है और दूसरों केस में हम यहाँ पे कंपेयर करके बताएंगे कितना सॉइल लॉस हमारा कम हुआ। तो आइए हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को। चलो अब यहाँ पे आप क्वेश्चन दिख रहा है, इधर मैं यहाँ पे लगाऊंगा, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा छोटा दिख रहा हो तो इसको छोटे कर लेता हूँ कि क्वेश्चन मुझे सिर्फ क्वेश्चन ही देखना है, ठीक है, बाकी सब चीजें तो यहाँ पे आ ही जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे पहले मैं क्या लिखूंगा, यूनिवर्सल सॉइल लॉ की इक्वेशन की पहले छोड़ो, मैं पहले लिख दूँ क्या क्या वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ठीक है, वैल्यू क्या क्या हमारे पास गिवन है। पहले मैं यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे आपको दिया है रेनफॉल इरोजिविटी फैक्टर, रेनफॉल इरोजिविटी फैक्टर मतलब हमको दिए रखा है R दे रखा है, ठीक है, R कितना दिया 800, ठीक है, उसको हमारा बोला गया सॉइल इरोडिबिलिटी फैक्टर, ये तुम्हें दिखा मैं इधर कर लेता हूँ फिर बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब आया हमारा सॉइल इरोडिबिलिटी फैक्टर जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे K, तो K हमारा दिया है यहाँ पे, K हमारा दिया है कितना 0.20, इसको आप ऐसे राइट डाउन कर लोगे। फिर हमारा क्रॉप मैनेजमेंट फैक्टर जिसको बोलते हैं C आपको दे रखा है यहाँ पे, C आपको दे रखा है यहाँ पे 0.50। उसको हमारे पास है कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर हमारा 1 है जिसको बोलते हैं P हमारा कितना है 1 दे रखा है। स्लोप फैक्टर हमारा दे रखा है S बोलो या तो लेंथ बोलो, आपका दे रखा है 0.2, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं आधा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ फिर अब इसके आगे भी करूंगा। अब यहाँ पे हम निकालेंगे यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन, यहाँ लिखेंगे बाई यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। तो इक्वेशन आपको याद हो गया होगा A इक्वल टू R इंटू K इंटू जितना है आपको यहाँ पे आ जाएगा K इंटू C इंटू L इंटू S इंटू P, ठीक है, ये आपका है यहाँ पे। अब इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप ऐसे याद रखो। R आपका क्या हमारा रेनफॉल है आपका, रेनफॉल इरोडिबिलिटी फैक्टर, K आपका इरोडिबिलिटी फैक्टर, C आपका क्रॉप मैनेजमेंट फैक्टर, L आपका लेंथ फैक्टर, S आपका स्लोप फैक्टर, P आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कंजर्वेशन प्रैक्टिस मैनेजमेंट फैक्टर।
अब यहाँ पे जो जो दिया है उसको रखेंगे, अदरवाइज हम सबको हटा देंगे। जरूरत नहीं कि हम सबको यहाँ पे रख के ही लेके चलें, ठीक है, सब अपने बोझ पर रखे रहें, ऐसा कुछ नहीं है। जो दिया है उसको रखेंगे, अदरवाइज हम हटा देंगे। तो यहाँ पे लगते हैं ए इक्वल टू आर आपको दिया है यहाँ पे 800 मैंने कर दिया। के आपका दे रखा है 0.20 हो गया। सी आपका दे रखा है यहाँ पे 0.50 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे पी दे रखा है, सॉरी एस दे रखा है 0.2 कर दूंगा मैं, और पी आपका दे रखा है 1, तो मैं यहाँ 1 करूंगा। इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 2 4 5 20, तो यहाँ पे आएगा 0.002 और 2 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा आपका 16 आएगा। इसको कैलकुलेट कर लेना, बिल्कुल आसान सा है। यहाँ हो जाएगा 16, और इसका आंसर किसमें आएगा, ध्यान दीजिएगा, टन पर हेक्टेयर पर ईयर। यहाँ क्या आ जाएगा, टन पर हेक्टेयर पर ईयर, ठीक है। एक हेक्टेयर में 16 टन सॉइल लॉस हो रहा है, यदि यही कंडीशन बना रहा तब। अब देखिएगा यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन नहीं था, इसके आगे भी थोड़ा सा क्वेश्चन था। वो क्या क्वेश्चन हुआ मैं आपको बताता हूं। आगे बोला गया था यदि हम इसको कंटूरिंग में करें, ठीक है, कंटूरिंग में करें तो वहां पे क्या हो रहा था, हमारा ये P जो था वहां पे हमारा P2 हो जा रहा था, ठीक है। यदि हमारा वैल्यू P2 में हो, ठीक है, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा बैक कर लेता हूं। PC मार सकते हैं, B मतलब कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस फैक्टर बाय द कंटूरिंग हमारा कितना दे रखा है, यहाँ पे 0.5 दे रखा है। तब हमारा क्या होगा, तब हमारा सॉइल लॉस कितना होगा, और इस नॉर्मल कंडीशन से हमारा सॉइल लॉस कितना रिड्यूस हुआ वो निकालना है। चलो अब यहाँ पे आप निकाल लोगे। चलो अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, फिर से एक क्वेश्चन यूज करूंगा, मैं निकालूंगा A इक्वल टू, बट यहाँ पे ये ना रख करके, ठीक है, ये ना रख करके हम यहाँ पे ये वाला रखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पीक वैल्यू अब 0.5 से निकालेंगे। चलो मैं फिर निकालता हूँ। A इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू के इंटू सी इंटू एल इंटू एस इंटू पी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब क्वेश्चन मैंने देखा था तब बोला था स्लोप लेंथ फैक्टर दोनों दे रखा था, ठीक है, इसलिए मैं दोनों की वैल्यू एल एंड एस दोनों हम 0.2 ले लिए। अगर आपका लेंथ फैक्टर अलग दे रखा, एस फैक्टर अलग दे रखा तो दोनों हम अलग अलग लेते, ठीक है। तो ये वैल्यू रखते हैं। आर की वैल्यू हमारी कितनी थी, 800 थी। के की वैल्यू हमारे पास 0.2 है। सी की वैल्यू हमारी कितनी है, 0.5 है। लेंथ फैक्टर दे रखा, स्लोप फैक्टर आपको देखा 0.2, और पी दे रखा है यहाँ पे, पीसी रखेंगे यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 0.5। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो पहले यहाँ पे 1 था तो ज्यादा आ रहा था, इसका आधा आएगा, तो यहाँ पे 16 का आधा हो जाएगा आपका 8, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे आएगा आपका 8 टन पर हेक्टेयर पर ईयर, ठीक है। ये इतना आपका यहाँ पे आएगा। अब उसके आगे चलते हैं साथियों, फिर मैं आगे बात करता हूँ। तो इसको जब अब यहाँ पे तो आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका तो आंसर हो गया थोड़ा सा, ठीक, जो आपको अभी आंसर नहीं हुआ, एक मिनट। आगे पूछा गया था कि जब हम इसको कंटूरिंग करते हैं तो हमारे पास कितना रिडक्शन होता है सॉइल लॉस का, तो मैं अब उसको निकालूंगा, रिडक्शन इन सॉइल लॉस, ठीक है। अब यहां निकालूंगा मैं रिडक्शन इन परसेंटेज में निकालूंगा। अब परसेंट में कैसे निकलेगा, पहले कितना था फिर बाद में कितना हुआ। पहले हमारा 16 था, बाद में हमारा 8 हुआ, फिर हमने क्या किया बटे 16, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसको निकाल लेते हैं, ए सी निकाला कंटूरिंग पे, तो ए माइनस ए सी बाई ए मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई बाई हम 100 करेंगे, ओके। मैं बहुत गलत लिखता हूँ, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला हमारा क्या लगाएंगे। फ्रैक्शन के लिए हम क्या लिखा, ए माइनस ए सी अपान ए इंटू 100, मैंने यही किया था, जहां पे हो जाएगा आपका 100, ठीक है। अब इसको आप निकालोगे तो 16 में से 8 गया 8 हो जाएगा, 8 बटे 16 हो जाएगा, इंटू 100 हो गया, यहाँ पे 1/2 हो गया, 2 काटोगे यहाँ 50 आएगा, जो आप परसेंटेज आया कितना है आपका 50% आया, ठीक है। जो आपका सॉइल रिडक्शन रिड्यूस हुआ, यदि हमने कंटूरिंग यूज किया, 50% सॉइल हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। हमारे पास सॉइल परसेंट जो 50% सॉइल लॉस था वो कम हुआ, मतलब कि हमने रिड्यूस कर लिया, किसके लिए, हमने कंटूरिंग यूज कर लिया, ठीक है। तो हमारा जो मिट्टी था वो बह नहीं पाया, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन था साथियों, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, और ये क्वेश्चन आया था आपके 10 मार्क्स में, 10 या 7 मार्क्स में आया था, जो सेक्शन 3 वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपका आया हुआ था। तो इस टाइप क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपके नंबर्स मिल जाएंगे, और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पढ़िए और चीजों को समझते रहिए। चलिए अब मैं यहाँ पे आगे चलता हूँ, थोड़ा सा आगे मैं समझाता हूँ यहाँ पे आगे क्या है। अब आगे तो कुछ खास है नहीं, ठीक है। आगे अब आपका ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, अब बस इतना ही था। आज हमने बात किया क्या क्या,
हमने बात किया सॉइल कंजर्वेशन की बात किया, कंजर्वेशन की, फिर मैंने सॉइल इरोजन की बात किया, इरोजन में क्या क्या कारण है वो हमने बात किया, एक आपका वायु कारण है, फिर उसमें मैकेनिज्म की बात किया, मैकेनिज्म के बाद मैंने बात किया, इसको भी मैंने बात किया था बीच बीच में, उसके बाद मैंने किया यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन की, यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिकल भी सवाल करवाया। साथियों यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप पढ़ के जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो अब मिलेंगे साथियों अगले लेक्चर में, ज्यादा लेक्चर नहीं आएंगे, आप 2 से 3 लेक्चर में आपका 1 यूनिट खत्म हो जाएगा। एज अ वन शॉट वीडियो समझ के थ्रू चलते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।